नमस्ते बच्चों, आज अपन करेंगे कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब तक अपन जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 हो तो LCM 306 657 ज्ञात करो। बिल्कुल सीधा सवाल बेटा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या दे रखा है अपन को, HCF दे रखा है 9, ठीक है, और LCM ज्ञात कर रहा है। ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो कि कितना होगा LCM। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा देखो। ठीक है, अपन को जो सूत्र है, ठीक है ना, देखो संख्याएं दे रखी, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, HCF और LCM। तो क्या होता है, इसका सूत्र होता है अपन का, एक सूत्र जो फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन को क्या पूछ रहे हो, एलसीएम के लिए कर रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बटावे HCF। ठीक है, यह सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे अपन के पास जो दे रखा है, ठीक है ना, क्या दे रखा है अपन को, देखो एलसीएम पूछ रहा है, HCF दे रखा है 9, यहाँ रख देंगे। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657। तो LCM बराबर, LCM किसका निकालेंगे, 306 और 657 बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है 306 बेटा, दूसरी संख्या क्या है 657 है। ठीक है, अब बटावे HCF कितना दे रखा है, इसका 9 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब 9 से जो है कोई भी नंबर कटती है तो काट दो, देखो 9 से कट जाएगा, 9 × 27 बचा 3 9 चौका 36, 34 बार कट गया। ठीक है, तो क्या नंबर आ जाते हैं अपन के पास, 34 × 657। ठीक है, और 34 को जो है 657 को 34 से गुना कर लो। ठीक है, तो देखो कितना आएगा अपन के पास, कर लो मल्टीप्लाई करके, देखो थोड़ी बड़ी संख्या इधर कर लेते हैं अपन, 657 और 34, 7 चौक 28, 2 लगे, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 2 लगे फिर, और 6 चौका 24 और 2 26, 7 या 21, 5 3 15 और 2 17 और 1 लगा 36, 18 और 1 19, कितना हो गया 8 3 3 और 2 1, 12,338। तो LCM कितना आ जाएगा अपन के पास, LCM 306 657 का कितना आ गया बेटा, 12,338। ठीक है, ये जो है अपन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन जो है अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी वीडियो में इसको भी सोल्व कर लेते हैं अपन। तो चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार पहले। ठीक है, इरेज कर दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा अपन का, देखिए मैं देखना पड़ेगा बेटा कितना है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अपन का, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो अपन को यहाँ पर जांच करना है, जो 6 की घात n जो अंक है, क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अब इसकी जांच करने के लिए अपन को जो प्राकृतिक संख्या जो n है, कोई सी भी संख्या अपन जो है वो माने। देखो कोई सी भी ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती हो, उसके फैक्टर करके देखो बेटा कौन कौन से फैक्टर उसके अंदर आते हैं। अगर वो फैक्टर यहाँ पर भी आते हैं तो ये 0 पर बिल्कुल समाप्त हो सकती है, अदरवाइज समाप्त नहीं हो सकती। देखो क्या होगा इसके अंदर, देखो ऐसी कोई भी संख्या बताता हूँ मैं, 10 ले लो आप। 10 के अगर फैक्टर करते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, 2 5 5 1, यानी 10 के फैक्टर कितनी हुई है अपन के पास, 2 × 5। कोई भी और दूसरी नंबर ले लो आप,
ठीक है, जो 0 पर फिनिश होती है। दूसरी नंबर जो है मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आप चलो गुरुजी 20 ले लो, तो 20 के फैक्टर करेंगे अपन तो कितने होंगे, 20 के फैक्टर भी ये लो साहब, 2, 10, 5, 5, 5, 1, यानी 20 के फैक्टर कितने हुए, 2 इंटू 5 इंटू 5। चलो क्या गुरुजी और संख्या बताओ ऐसी जो 0 पर समाप्त होती है, तो 2 डिजिट की, चलो 3 डिजिट वाले ले ले, पर 100 ले लो बेटा। देखो 100 की अगर बात करें अपन, ठीक है ना, तो 100 के अगर अपन फैक्टर करते हैं तो 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 100 के कर लो फैक्टर, 2 से 15 टाइम, फिर 2 से 25 टाइम, फिर 5 से 5, 5 से 5, तो 100 के फैक्टर कितने आगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे और भी संख्या लेकर के आप उसका फैक्टर कर सकते हो। इसमें देखो बेटा ओवरऑल आपको क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो यहाँ पर 2 और 5 यानी 2 and 5 जो है वो 10 के फैक्टर में भी है, 2 and 5 20 के फैक्टर में भी और भले पड़े हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2 and 5 तो नेसेसरी है। 100 की टेबल में भी 2 and 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या जो है, किसी भी संख्या की जो घात n होगी, अगर वो 0 पर समाप्त होगी तो उसका फैक्टर क्या होगा, 10 होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन देखते हैं इसको किस प्रकार से अपन इसकी जांच करते हैं। तो देखिए चलते हैं इसका हल किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। माना कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, माना n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अगर ये 0 पर समाप्त होती है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, अर्थात ये संख्या 10 है, सपोज कर लो अपन 10 है संख्या, तो 10 का क्या होगा, 2 इंटू 5 इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, देखो 6 की अगर टेबल करते हैं, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की टेबल में कहीं पे 0 आता है क्या, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आता है, ठीक है। फिर और दूसरी पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो और दूसरा अंक आ जाएगा, लेकिन इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो माना कि n एक प्राकृत संख्या है जिसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, अर्थात तो प्राकृतिक संख्या 10 होगी, ठीक है। सॉरी, तो अब यहाँ पर 6 की घात n का जो है फैक्टर करते हैं अपन, ठीक है, 6 की पावर n सॉरी 6 की पावर n जो है, ठीक है, इसका अपन फैक्टर करते हैं। देखो 6 की पावर n का फैक्टर करेंगे अपन, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, और पावर में क्या लग जाएगी, n लग जाएगी। यहाँ पर ये होता है 6 का फैक्टर। अब देखो ये जो फैक्टर है इसके अंदर अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा उसका, 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है, अपन ने मान ली, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 इंटू 5 होगा, जो किस पे होगी, यहाँ ये भी लिख लो, जो 0 पर समाप्त होगी। अब यहाँ पर देखो 6 का फैक्टर कितना है, 26 है। अब 26 का 2 से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन ने जो माना था कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है वो गलत है, और ये 0 पर फिनिश नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर 6n का जो गुणनखंड है
2 इंटू 6 आता है, ठीक है ना। फैक्टर क्या आता है इसका, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 6 आता है, ठीक है। जिसमें क्या है, सॉरी, जिसका 2 इंटू 5 से कोई वास्ता नहीं है, अतः कह सकते हैं कि छ की घात n जो है, ठीक है ना, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये है अपन का क्वेश्चन नंबर 5। यानी देखो, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड जो होगा उसके अंदर 2 इंटू 5 फैक्टर आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर 6 की घात n का फैक्टर करते हैं तो 2 की घात 6 इंटू n आता है। अब यहाँ पर इसका जो गुणनखंड है 2 इंटू 6, उसका 2 इंटू 5 से कोई वास्ता नहीं है। देखो इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 फैक्टर नहीं आया। अगर 0 होगी तो 2 इंटू 5 जरूर आएगा, भले और डिजिट उसके अंदर आ जाए। तो अपन कह सकते हैं कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, यही अपन का आंसर होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपन का क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। अगली चाल एक क्वेश्चन और रहा, वही में कर लिया ना। तो यह है अपन का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्याख्या करो कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एवं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो नंबर है ये एक भाज्य संख्या है। ये इसको व्याख्या करके अपन को बताना है। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पार्ट है प्रत्येक संख्या में। पहली संख्या है अपन की ये वाली, ठीक है। अपन लेते हैं पहली संख्या, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13, ये जो संख्या है बेटा इसके अंदर 2 पार्ट है। देखो ये तो एक संख्या तो ये है 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। ये तो इंटू में तो एक नंबर तो ये बनेगी पूरी, और प्लस 13 अलग से इसमें ऐड है। तो इसको किस प्रकार से अपन व्याख्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर अपन इसमें क्या है, इसके अंदर अपन को जो है 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है बेटा। तो 13 इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो बाहर में क्या ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, तो कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू, एक बार आ गया तो 13 की जगह पर क्या रह जाएगा 1, प्लस 13 में से भी 13 बाहर इधर कॉमन, तो यहाँ पर भी क्या रह गया 1 रह गया, ठीक है। क्या हो गया देखो 7 और 11 से तो 77, तो यहाँ पर क्या संख्या हो गई अपन के पास 13 इंटू 77 प्लस 1, तो 77 में 1 प्लस होगा तो 13 और 78 हो गया, ठीक है बेटा। कहने का मतलब इसको यूँ लिख सकते हैं 13 इंटू 78। ये जो संख्या है अपन की इसका कोई फैक्टर होगा बेटा। यहाँ पर ये कह रहा है कि व्याख्या करो कि भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है 78, इस 78 का भी 13 एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर 13 जो है इस संख्या का, किसका, अठंतर का एक गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है, ठीक है। अतः ये क्या है, यह एक भाज्य संख्या है बेटा। क्या है ये, भाज्य संख्या है, ठीक है।
इसी प्रकार से दूसरी संख्या अपन लेते हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे देखो, इसका है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ओहो गुरुजी 1 + 5, बहुत लंबी संख्या हो गई। कोई लंबी नहीं बेटा, दो ही संख्या है यहाँ पर देखो, ठीक है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक का तो मल्टीप्लाई में थे तो एक नंबर बढ़ जाएगी, और प्लस में 5 है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 एक फैक्टर हो जाएगा, इसका कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं, करते हैं इसको। 5 को यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता है, 7 × 6 यानी 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, एक बार ले लिया, 5 इधर आ गया ना कॉमन, तो 1 बचेगा। देखो इसको भी सिंप्लीफिकेशन आगे करते हैं, इसका सरलीकरण आगे कर लेते हैं। 7 × 42 हो गया, ठीक है, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4 × 12 हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 1। तो और ज़्यादा सरल करेंगे इसको तो 12 × 24 हो गया, 5 42 × 24 + 1, ठीक है। अब 24 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है अपन के पास, 24 को जो है 42 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 8 4 × 6 8 1 9 8 0 10 1008 अपन के पास आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 8 + 1। अब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 1009 हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो 5 है ये भी एक फैक्टर है इस संख्या का 109 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 दी गई संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो समझ में देखो, यहाँ पर 5 109 का एक फैक्टर है बेटा, तो यहाँ पर भी 5 दी गई संख्या का एक गुणनखंड है, अतः ये भी एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो जो अभाज्य संख्या है ये, ठीक है, और उसका एक भाज्य संख्या होती है, ठीक है, तो वो भी गुणनखंड हो जाता है। तो यहाँ पर अपन इसका आंसर में क्या लिख देंगे, अपन दोनों का एक दी गई संख्याओं में, ठीक है, अतः दी गई संख्याओं में 13 व 5 क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ये प्रूव हो गया अपन को, ठीक है, यही अपन का आंसर है, इतना सा सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो, लाइट भी चली गई है और अपन भी चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बच्ची की जो है रिक्वेस्ट आपको माननी है। थैंक यू।